हर हर महादेव दोस्तों, पुरुषोत्तम की अकल्पनीय दुनिया में आप सभी का स्वागत। अब तक हमारे ईश्वर चंद्र मिश्र और कर्ण पिशाचिनी के पहले भाग में आपने जाना कि पिशाचिनी ईश्वर चंद्र मिश्र के साथ पुरुषोत्तम के घर में नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि उसे वहां पूर्ण स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही थी, जिस कारण उसने आचार्य ईश्वर चंद्र मिश्र जी को एक अलग कमरा लेने को कहा। आइए अब हम देखते हैं हमारे आचार्य ईश्वर चंद्र मिश्र और कर्ण पिशाचिनी भाग 2 में क्या हुआ। अगली सुबह पिशाचिनी आचार्य ईश्वर चंद्र मिश्र जी को साथ लेकर मणिकर्णिका गली में पहुंची और वहां उन्हें एक दुकान के सामने खड़ा कर दिया। आचार्य जी ने आसपास पता किया तो पता चला कि वह दुकान खाली है और सामने जो लकड़ियों की दुकान है वही उस दुकान के मालिक भी हैं। वहां जाकर बात करने से पता चला कि दुकान में अंदर एक कमरा भी है। दुकान और कमरा देखने के बाद आचार्य जी को अत्यंत पसंद आया। शाम को वह मेरे पास आए और कहने लगे कि अपने कार्यालय के लिए उन्होंने मणिकर्णिका गली में एक दुकान देखी है। दुकान से लगकर ही एक कमरा भी है, जिस कारण अब वह वहीं रहेंगे। मैंने उनसे कहा भी कि यहाँ क्या दिक्कत है, तो कहने लगे कब तक मैं आप लोगों पर बोझ बना रहूंगा। मेरी बीमारी में आप लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा और अगले दिन से वो वहीं मणिकर्णिका गली में रहने चले गए। दुकान में एक टेबल और एक कुर्सी का इंतजाम किया और एक बोर्ड भी लगवाया जिस पर लिखा था आचार्य ईश्वर चंद्र मिश्र, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। उसी रात पिशाचिनी आई और अपना भोग लेकर चली गई। आचार्य जी की हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए अगले दिन पूरा बिस्तर पर ही रहे। दूसरे दिन से कार्यालय खोलना चालू किया। आचार्य जी का कार्यालय चलने लगा। पिशाचिनी के प्रभाव से 15 से 20 लोग रोज कार्यालय आते। कहां से आते, कैसे आते, यह तो पिशाचिनी जाने, लेकिन आ जाते। रोज की आमदनी 25 से 30 हजार होने लगी। आचार्य जी ने अपनी फीस 1100 रुपए कर दी थी। काशी में नाम का काफी प्रचार प्रसार होने लगा था। काशी के विद्वान ज्योतिषों में उनका भी नाम आने लगा था। यह देखकर मैं और मेरा परिवार बहुत प्रसन्न थे। कोई भी आता तो उसके बारे में भूत की सभी घटनाएं कर्ण पिशाचिनी कान में बता देती। आचार्य जी भूतकाल पूरी प्रामाणिक रूप से बताते और भविष्य अपने ज्योतिष के ज्ञान के आधार पर दोनों के सामंजस्य उनको धीरे धीरे विद्वान ज्योतिष के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। एक हफ्ते बाद एक टाटा सफारी गाड़ी आके उनके कार्यालय के कुछ दूर पर रुकी। उसमें से सूट बूट में एक आदमी अपनी पत्नी के साथ उतरा और पैदल ही कार्यालय की तरफ बढ़ने लगा। चूंकि कार्यालय गली में था जहां गाड़ी नहीं जा सकती थी, आचार्य जी पर उनकी नजर पड़ी। यह तो वीरेंद्र प्रताप जी थे और साथ में थी उनकी पत्नी, जो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। गोरा रंग, कटीले नैन, पर्वत की तरह उभरे हुए स्तन मंडल, सुराही जैसी गर्दन, पतली सी कमर, विस्तृत जघन क्षेत्र, काले नितंबों तक आते बड़े बाल, कुल मिलाकर स्वर्ग से उतरी हुई
अप्सरा प्रतीत हो रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए आचार्य जी की नजरें भी कुछ देर के लिए उस पर ठहर सी गई थी। वीरेंद्र प्रताप जी के चेहरे पर विजय की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में अपमान का विष भी दिख रहा था, जिससे आचार्य जी भली भांति परिचित थे। दोनों पति पत्नी ने आकर आचार्य जी को दंडवत प्रणाम किया, जिसके बाद वीरेंद्र प्रताप जी ने आचार्य जी से आग्रह किया कि वो उनके साथ उनकी हवेली पर चले, जो चंदौली के चकिया में स्थित थी, जो इनके दादाजी द्वारा निर्मित की गई थी। यहाँ मैं बता दूं, आजादी के पूर्व आपके दादाजी यहाँ पे जमींदार थे और आज भी आपके पास पर्याप्त पुश्तैनी संपत्ति तो है ही। होटल के कारोबार से वीरेंद्र प्रताप जी ने उसे दुगना तिगुना कर चुके थे। आचार्य जी को आलीशान कमरे में बैठाया गया। नौकर चाकर आवभगत में लग गए। हॉल पूरी तरह से आलीशान पुश्तैनी चीज़ों से भरा हुआ था। दीवार पर कई सारी सोने की मुठ वाली बंदूकें और तलवारें शोभा बढ़ा रही थीं। आचार्य जी ने नाश्ता करना प्रारंभ किया। पति पत्नी दोनों हॉल में बिछी मखमली कालीन पर आचार्य जी के पैरों के पास बैठ गए। तभी वीरेंद्र प्रताप जी आचार्य जी के विश्राम की व्यवस्था करने बाहर चले गए। उनके बाहर जाते ही उनकी पत्नी ने बाकी नौकरों को भी बाहर भेज दिया और बाहर से गेट बंद कर देने का इशारा कर दिया। वो शायद ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रही थीं। आचार्य जी ने जब रूपवती सुंदरी के साथ हॉल में खुद को अकेला पाया तो वो भयभीत हो गए, जो स्वाभाविक ही था। आचार्य जी के मन में चलने लगा कि ये क्या करने वाले हैं। जो स्त्री पति के होते हुए भी किसी नौकर के साथ भाग सकती है, वह कुछ भी कर सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दरवाज़ा बंद होते ही उसने आचार्य जी के पैर पकड़ लिए और रोने लगी। इस अप्रत्याशित घटना ने आचार्य जी को विचलित कर दिया। आचार्य जी ने अपना पैर पीछे करते हुए पूछा, बताएं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। इस पर उस रूपवती ने कहा, गजोधर हमारी हवेली का नौकर था। उसका गठीला शरीर, मर्दानी ताकत देखकर मैं उस पर मोहित हो गई थी और उसके साथ दिल्ली भाग जाना चाहती थी। मुगल सराय जंक्शन पर ये आ गए और हमें पकड़ लिया। गजोधर को लाठियों से बहुत पीटा और राजघाट पुल से नदी में फेंकवा दिया, लेकिन आपके कहने पर मुझे छोड़ दिया। इन्हीं के मुख से मैंने आपका नाम सुन लिया और आपसे प्रार्थना कर रही हूँ। कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी गृहस्थी फिर से बच जाए। ऐसा कहने के साथ उस रूपवती ने आचार्य जी के पैरों में 2 लाख रुपए रखे और बड़े मादक स्वर में अपने पल्लू हटाते हुए कहा, इसके बदले मैं आपको कुछ भी दे सकती हूँ। जिस पर आचार्य जी ने अपनी आंखें बंद करते हुए उसे ऐसा करने से मना किया और उसे आश्वस्त किया कि जो भी हो सकता है वो जरूर करेंगे। तभी वीरेंद्र प्रताप जी हॉल में वापस आ गए और उन्होंने अपनी पत्नी को वहां से जाने का इशारा किया। वह रूपवती पलखाती हुई वहां से चली गई और नौकरों ने पुनः बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। वीरेंद्र प्रताप जी ने अपने पास से 4 लाख रुपए आचार्य जी के चरणों में रखे और हाथ जोड़कर बोले, आपने मेरे सम्मान की रक्षा की है। इस उल्टा को तो मैं उस नौकर के साथ ही मारकर फेंक देता, लेकिन आपको वचन दिया था इसलिए इसे छोड़ दिया। इसके यार को तो मैंने उसकी करनी की सज़ा दे दी, पर अब इसे मैं अपने साथ नहीं रखना चाहता हूँ। सोच रहा हूँ इसे अपने घर से निकाल दूँ, लेकिन इसमें मैंने पहले आपकी सलाह लेना उचित समझा। बताइए, इसमें आपकी क्या राय है। आचार्य जी ने विचार किया कि स्त्री तो चरित्रहीन है,
पर सुधरना चाहती है, किंतु वीरेंद्र प्रताप जी कितने दूध के धुले हैं इस पर विचार किया जाए। आचार्य जी ने नेत्र बंद किए और कर्ण पिशाचनी का ध्यान किया तो पिशाचनी ने बताया कि वीरेंद्र प्रताप जी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हैं और ये बात वो खुद भी जानते हैं। पिशाचनी ने यह भी बताया कि इनकी पत्नी गजोधर से ही गर्भवती हो चुकी है, किंतु अभी मात्र 6 दिन ही हुए हैं, इसलिए इसका ज्ञान खुद उसे भी नहीं है। यह जानकर उन्होंने मन में ही कहा, इस समस्या का समाधान केवल यही हो सकता है। आखिर ऐसा क्या सोचा था आचार्य जी ने, जानते हैं अगले भाग में। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को हर हर महादेव। और आप इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगले भाग का नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए।